हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री का 4th चैप्टर आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे सिर्फ एक पीडीएफ की तरीके से पढ़ें नहीं, बल्कि ठीक तरीके से इसे समझ सकें। और मैं आप लोगों को एक बात सूचित कर दूं कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 6 से लेकर के 12th तक की सभी एनसीईआरटी को कवर करेंगे जो यूपीएससी में मांगी जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ लिखा हुआ है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर का नाम था। हालांकि सिंधु घाटी की सभ्यता में पहले शहर की खोज, जिस शहर की खोज हुई थी उस शहर का नाम हड़प्पा रखा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पापुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये बात आपको याद रखनी है कि हड़प्पापुरा स्थल कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से सिर्फ अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनों को बिछाने का काम जारी रखा। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से क्या हो गई? नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल के बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा। तब पता लगा कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी उन्हें जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहर का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले। इसमें याद रखने योग्य क्या है कि हड़प्पा शहर कहाँ पर है? अभी आधुनिक पाकिस्तान में। और इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे की तरफ लिखा हुआ है इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं। उससे पहले साइड में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाँट, मोहरें, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। आइए एक बार फिर से यहाँ आते हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, जिसे क्या कहते थे? दुर्ग कहा करते थे। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे। और निचले वाले भाग को क्या कहते थे? निचला नगर कहा जाता था। इन बातों को हमें याद रखना है। दोनों हिस्से की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों सालों के बाद भी आज इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। समझ रहे हैं ना आप लोग? कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। यह भी याद रखने वाला बात है कि महान स्नानागार क्या है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की इमारत चढ़ाई गई थी। सोचिए यह कितनी उच्च स्तरीय सभ्यता थी। पानी के रिसाव के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, एक पूल की तरीके से। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। तो लिखा हुआ है कालीबंगा और लोथल
जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं? अग्निकुंड, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। समझिए कि ये लोग खेती करने के बाद बीजों का भंडारण भी करते थे। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो में पाए गए महान स्नानागार का चित्र दिखाया गया है। देखिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, है ना? एक आधुनिक पूल की तरह लग रहा है ना। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। समझिए उस जमाने में भी, कितने प्राचीन समय में भी, एक ऐसी सभ्यता जिसमें 2 मंजिलीय घर होते थे, 2 मंजिल के घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में किसी बड़े नाले से मिल जाती थी, है ना? आज की नगरीय व्यवस्था और इस जमाने की नगरीय व्यवस्था में कुछ फ़र्क है क्या? सोचिए। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना बनाते हों। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को दूर दूर भेज करके दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते हों। शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी को, बड़े आभूषणों को, जैसी कीमती चीज़ों को स्वयं रख लेते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो मोहरों पर लिखते ही भी थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बाद में बच ना पाई हों। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह चीज़ें जो अन्य चीज़ों पर लिखते हों वह नष्ट हो गई हों। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही साथ सुदूर देश की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। उसके बाद मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनसे बना नाला। देखिए फिगर, ये मोहर है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर। ये खिलौने हैं, शायद इनसे बच्चे खेलते होंगे। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, ये याद रखना है क्या क्या मिला है। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई वस्तुएं भी मिली हैं, यानी आभूषण भी मिले हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बांट और फलक हैं। ये रहे मनके और बांट और फलक। लिखा है पत्थर के बांट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन्हें काटा गया है ना, बिल्कुल एकदम चौकोर। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य से बाएं मनके, इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों के बनाए गए होंगे। पत्थरों को काट कर तराशने और मनके बनाए होंगे तराश करके। इनके भी छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इनमें मालाएं पिरोई जा सकें या इनकी मालाएं बनाई जा सकें। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये भी बात याद रखने वाली, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ मोहर पर या समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके बाद इस चीज को देखो, इस मूर्ति को देखो, इस मूर्ति को देखो, यहाँ लिखा हुआ है संभवतः 7,000 पहले मेहरगढ़। हमने मेहरगढ़ के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो ने से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कई अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले थे। कितना महत्वपूर्ण कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। कि ये याद रखने लायक। पकी मिट्टी और फेंस से बनी तकलियाँ सूत काटने का संदेश देती हैं, संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किन्हें कहते हैं? विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास वस्तु को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनका चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो, वहाँ पर हमने देखी ना मूर्ति कि मूर्ति का चेहरा कितनी आकर्षक ढंग से बनाया गया, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, कोई आम आदमी नहीं बना सकता ना इसको। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह बात पता ही है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही मिलकर के इस काम में दक्ष थे। फेंस क्या होता है? आप लोगों ने भी फेंस के बारे में पढ़ा ना। फेंस क्या होता है? फेंस के बारे में ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इससे आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर से पाए जाते हैं ना, लेकिन फेंस नहीं पाया जाता। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं को पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस से क्या क्या बनाया जाता था? मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल क्या होता है? जैसे कच्चा माल क्या होता है? जैसे वस्त्र बनाने के लिए कच्चे माल में क्या आवश्यकता होती है? कपास की, है ना। तो वस्त्र क्या है? अंतिम उत्पाद, और कपास क्या है? कच्चा माल। ठीक है, पढ़ते हैं। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया हुआ कच्चा माल क्या है? कपास, जिनसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करना पड़ता था। भाई एक जगह पर हर चीज़ मिले ऐसा तो संभव नहीं है ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें बाहर से लानी पड़ती है। हम भी तो कोई ना कोई ऐसी चीज़, हमारे पास भी ऐसी कोई विशेष चीज़ होती है ना जिसका हम निर्यात करते हैं। उसी प्रकार से हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे। फिर लिखा हुआ है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, यहाँ पर बताया गया कि आयात होता कहाँ कहाँ से था। तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई के ओमान से भी करते थे तांबे का निर्यात। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक शहर ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। याद रखने योग्य बातें हैं कि टिन का क्या करते थे? टिन को कहाँ से लाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। और तांबे को कहाँ से लाते थे? राजस्थान और ओमान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये बातें याद रखने योग्य हैं। यही बातें हमें, छोटी छोटी बातें ही आगे चल करके क्वेश्चन बन जाती हैं। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे। किसानों की बात हो रही है। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ऐसा तो आज भी होता है ना। आज भी हम खाद्य आपूर्ति के लिए किसानों पर ही निर्भर है ना। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, याद रखिए, हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूँ,
जौ, दलहन, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? खिलौने। ये देखिए, ये दर्शाया गया खिलौना। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय, संचय मतलब कि इकट्ठा करना, संचय किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। फिर लिखा हुआ है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। खदिर कच्छ के इलाके खदिर वेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। अभी हम लोगों ने मैप में देखा, वहाँ साफ पानी मिलता था और वहाँ की ज़मीन कैसी थी? उपजाऊ। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों में, जहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया था, वहीं इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी ना। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार था। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते होंगे। भाई खुला मैदान होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट होगा ना, इसीलिए तो उसको छोड़ रखा होगा ना। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी, ये भी एक जगह का नाम है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली सांबरवती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों व शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। है ना, एक क्वेश्चन मिल रहा है ना कि पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? कौन सा शहर था? लोथल। लोथल नगर था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उसकी छाप मिले हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ, नीचे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके, अधबने मनके मतलब कि मतलब मनके जो आधे छूट गए होंगे या पूरे नहीं बन पाए, मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता हो। थैले को बंद करने के लिए उनमें मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन्हें मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को क्या कहते थे? मोहरबंदी। कोई अगर पूछे कि मोहरबंदी क्या है, तो मतलब एक थैले पर गीली मिट्टी लगा करके उस पर एक छाप लगा दी जाती थी, जिससे गीली मिट्टी पर वह चित्र छप जाता था, जिसकी एक ठोस छाप बनाई गई थी। इसे मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और इसके बाद सभ्यता के अंत का रहस्य, इसके बारे में हर विद्वान की अलग अलग राय है। किसी को निश्चित तौर पर नहीं पता कि इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। हर विद्वान ने अपनी अलग अलग राय रखी है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। अब सोचिए ऐसे क्या परिवर्तन आए होंगे कि जहाँ के लोग शहरी जीवन जी रहे थे, जो एकदम उनकी सड़कें एकदम साफ स्वच्छ थीं, वहाँ पर कचरे के ढेर जमा होने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बन गए। झुग्गी नुमा मतलब कि इस तरीके के जो घर होते हैं, तंबू टाइप के। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना था कि नदियाँ सूख गईं। मैंने बोला ना कि हर विद्वान की अलग अलग राय थी, किसी को निश्चित तौर पर नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ।
अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण यह हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे ना, तो ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि मकान तो तभी बनेंगे ना जब ईंट होगी, है ना। इसके अलावा मवेशियों ने बड़े बड़े झुंडों ने चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त कर दिए होंगे खा खा करके, है ना। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ना। ऐसा लगता है कि यहाँ के शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सही बात है ना। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां बढ़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई बस्ती, जो छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। इसके अलावा 1400 साल के बाद नए शहरों का विकास हुआ। कितनी सालों के बाद? 1400 सालों के बाद। वह भी कौन सा जीवन रहा? ग्रामीण जीवन। फिर अन्यत्र को पढ़ लेते हैं। इस अन्यत्र में लिखा हुआ है, अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था। मिस्र का अधिकांश भाग कैसा था? रेगिस्तान था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनवाए, जिसे क्या कहा गया? पिरामिड। पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड उन्हें कहते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसे त्रिभुजाकार आकार के होते हैं, जैसे ये रहे। इन्हें त्रिभुजाकार आकार के मकबरे टाइप बनवाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? पिरामिड। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। ममी नाम तो आपने सुना होगा ना। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं, जैसे इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था ना कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च कर दी जाती थी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।